अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है CS 304 का। इसमें हमारे पास क्या है, वो चीज़ है जो टेम्पलेट फंक्शन हम पढ़े से लेक्चर 36 से लेकर ना लेक्चर 9 भी हमारे पास टेम्पलेट का और फ्रंट फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह ही पढ़ेंगे हम, जो हम लेक्चर नंबर 33 से 32 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब हमारे पास क्या है, मेंबर टेम्पलेट रिविजिट, यानी कि जो हमने पढ़े थे ना कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम टेम्पलेट फंक्शंस के साथ, टेम्पलेट क्लासेस के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वही लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं। अगर आपको मैं जैसे एग्जांपल दिखाऊं, ये देखें जरा, ये चीज़ें वगैरह, सॉरी, यहाँ पे जो बने वेरिएबल वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे बने हुए ना, ये फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल पर रखी हूँ। यहाँ पे देखें ना, हाँ जी देखें ना, जैसे यहाँ पे लिखा है इंट इंट, इसका मतलब क्या है कि इसका सबसे इंटीजर नाम के आएंगे सबसे। इसमें क्या है, फ्लोट, फ्लोट का मतलब सारे फ्लोट आएंगे। इसमें का मतलब क्या, डबल, डबल का मतलब क्या, इसमें से डबल टाइप के आएंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास जो है पार्शियल स्पेशलाइजेशन है। हमारे पास चार टाइप की चीज़ें होती हैं स्पेशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। एक होता है हमारे पास जनरल, जनरल टेम्पलेट, पार्शियल स्पेशलाइजेशन, उसके बाद पार्शियल, ये वहाँ पर पार्शियल स्पेशलाइजेशन है, ये भी पार्शियल स्पेशलाइजेशन है, ये वहाँ पर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल यानी कि पैरामीटर जो है ना सेम ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पर टी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे वी है। ठीक है ना? और अगले बारे में हमने क्या लिखा, टी टी यू यू। ठीक है ना? फिर हमने यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया, इंट लिख दिया। यह पार्शियल है। ये पार्शियल क्यों है, क्योंकि इसमें टी मौजूद है पुराना वाला। ठीक है ना? फिर फ्लोट आ गया, इंटीजर आ गया। ठीक है ना? ये कंप्लीट क्यों है, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों हमारे पास का डिफरेंट है। ठीक है ना? इससे हम कहते हैं, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। इसे हम कहते हैं पार्शियल, इसे ये पार्शियल कहते हैं, इसे हम जनरल कहते हैं। तो क्लियर हो गया? जनरल का मतलब कि जो हम नॉर्मली वर्क करते हैं इसके साथ हम। ठीक है? अब यहाँ पे देखें तो पार्शियल स्पेशलाइजेशन ये है, जैसे कि यहाँ पे देखें ये पैरामीटर, यहाँ पे टी आ गया, इधर भी टी है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इधर क्या, टी यू वी, फिर यहाँ पे क्या है, टी यू टी वी आ गया, लेकिन यहाँ पे यू नहीं है। इधर हमारे पास क्या है, टी यू और आई है। यहाँ वी की जगह क्या आ गया, आई आ गया, इंटीजर के टाइप का। ठीक हो गया? ये कौन सी स्पेशलाइजेशन है, हाफ, सॉरी पार्शियल, ये भी पार्शियल है। ठीक है ना? कंप्लीट कब हो गई, जब वहाँ पर तीनों के तीनों पैरामीटर क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जिस तरह के ये देखें ना, इस तरह करके पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। क्लियर होगी? जैसे कि यहाँ पे देख रहा, इसमें क्या तीन पैरामीटर पास है, ये वाले, लेकिन यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं है। तो इस टाइम पे वहाँ पर कौन सा टेम्पलेट क्लास चलेगी, ये क्लास चलेगी टेम्पलेट। क्लियर? आगे हमारे पास है फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट में हमारे पास क्या होता है, जो हम फंक्शन का जिस तरह काम हो, जैसे अभी हमने क्लासेस के साथ देखा ना, जिसके सामने जिसके साथ देखा, अभी हमने क्लासेस के साथ देखा। ठीक है ना? अब हम देखेंगे फंक्शन के साथ। फंक्शन के साथ भी हमारे पास वैसे ही है, सेम नाम के फंक्शन होंगे लेकिन डिफरेंट पैरामीटर के साथ। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, हम ओवरलोडिंग कहते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है ना? ओवरराइडिंग क्या होता है, सेम नाम का फंक्शन और सेम पैरामीटर। ठीक है? तो ओवरलोडिंग क्या है हमारे पास, ओवरलोडिंग होता है हमारे पास सेम नाम का फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, ओवरराइडिंग का मतलब होता है सेम नाम का फंक्शन सेम पैरामीटर। ठीक है ना? ये आपने याद रखना, ये चीज़ें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखिए टी यू वी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या, टी टी पॉइंटर के साथ आ गया, फिर एक वी आ गया। ठीक है ना? फिर दोबारा से यहाँ पे देखिए टी यू आ गया। ठीक है? यहाँ पे देखिए टेम्पलेट फंक्शन के भी जो हमारे पास कर सकते हैं पैरामीटर चेंज है, यहाँ पर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है ना? इधर भी यहाँ पर चेंज है। क्लियर हो गया? ठीक है? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में आपको मैंने बताया था कि उसमें हर एक पैरामीटर चेंज होता है वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पैरामीटर कोई भी नहीं है, इधर पैरामीटर वहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी हम आपको ना पैरामीटर भेज रहे हैं। ठीक है? लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हैं कि ये एरर दे सकता है वहाँ पे, ये चीज़ें वाली, क्योंकि आप पैरामीटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। तो यहाँ पे कैसे कहते हैं ना, एक रिस्क होता है ये चीज़ों में, डैंगलिंग पॉइंटर या फिर आप कह सकते हैं अननाउन वेरिएबल क्रिएट होता है इसकी वजह से। उसके अलावा हमारे पास देखें, टाइप नेम टी लिखा हुआ है, टी यहाँ पास हो गया, ये यहाँ पे जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है? यही पे यहाँ पर एक जनरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इसे कहते हैं पार्शियल कहते होते हैं। ये पार्शियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन कुछ और किया, लेकिन हम उसको यूज़ किसी और तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे ऊपर का लिखा है हमने नॉर्मल वे में, लेकिन उसको किस टाइप यूज़ करें, पॉइंटर के साथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? ये भी हम उसको पार्शियल कहेंगे, आपने याद रखना ये चीज़ें होगा, काफ़ी बोल्ड पॉइंट है ये वाले। ठीक है? ये वहाँ पर जनरली रहेगा, जैसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते होते हैं, इसको यहाँ पर सेम है, यहाँ पर पार्शियल हो गया ये वाला। ठीक है? यहाँ पे देखिए यूज डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। यूज डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, ये यहाँ पर जो है ना, आप कह सकते हैं आई जे का मतलब क्या है, जो एक नॉर्मल जा रहा है, वेरिएबल जा रहा है।
ठीक है। अब एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया, एक करैक्टर भेज दिया कौन सा पॉइंटर के साथ, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, ये यहाँ पर चले आएगी स्पेशलाइजेशन फॉर्म में चले आएगी, ठीक है ना। सेम आइटे पे ऑब्जेक्ट जा रहे हैं पॉइंटर फॉर्म में, तो कौन सा हो जाएगा, पार्शियल में चले आएंगे। ये क्यों कंप्लीट में, क्योंकि वहाँ पर जो एक करैक्टर है, यानी कि एक डाटा टाइप है। अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है इसके अंदर, जहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हम उसको पार्शियल कहते हैं। ऑब्जेक्ट में हमेशा आपने रखना, अगर पॉइंटर टाइप का तो वो पार्शियल होगा। अगर यहाँ पर कोई डाटा टाइप आ जाएगा इस तरह करके, तो फिर आप इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो चलिए, अब सपोज करें यहाँ पर जो है ना हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए वापस इसको कंप्लीट इसलिए क्या आ गया एक सेकंड पॉइंट में, कि यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास ये चीज़ टी एक्स टी वाई, टी एक्स टी वाई, इसका मतलब क्या है, हमारे पास इधर कोई ना कोई डाटा टाइप ही आएगी, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। इधर हमारे पास कोई ना कोई एक डाटा टाइप ही आएगी, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे हमें कोई ना कुछ क्या लिखना पड़ेगा, एक एंड ऑपरेटर लगा, वो एड्रेस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना ये चीज़ पार्शियल बन चुकी है, और ये वापस क्या बन जाएगी, कंप्लीट बनी हुई, क्योंकि जो हमारे पास ऊपर बना हुआ है फंक्शन वो सिर्फ डाटा टाइप के लिए बना हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बना हुआ। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो पार्शियल स्पेशलाइजेशन हो गया, यानी कि एक टेम्परेरी तौर पर वो काम करेगा, फिर नहीं आपसे कहते हैं ना इसमें ख़तरा होगा कि ना डैगरिंग बन जाए, तभी तो इसका नाम पार्शियल है, ठीक है। 50-50 वर्क होता है इसके अंदर। नॉन टाइप पैरामीटर कैसे क्या बनाते हैं, इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई टाइप पैरामीटर नहीं होता है, जिसमें इधर के पैरामीटर नहीं होगा इधर, ठीक है ना, उसे नॉन टाइप पैरामीटर कहते होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आ गया एक चीज़, ठीक है ना, इधर यहाँ पे आ गया इंट आई इज इक्वल टू 5, यानी कि जो आई की वजह जहाँ मैं आई लिखूंगा ना, इसका मतलब कि वहाँ 5 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इंटीजर टाइप को लिख रहा हूँ मैं। फिर जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर क्लास टी, इधर भी क्लास टी लिखा हुआ है, यहाँ पर साइज का भी एक रखा होगा, क्लास टी क्लास टी, टी साइज आ गई, ये साइज कहाँ से आ रहा है हमारे पास, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे साइज आ गया ना ये वाला, तो यहाँ पे साइज लिखा होगा, ऊपर फिर लिखा होगा, शायद नीचे लिखा होगा। ये ना वापस क्या होता है, ये देखें यहाँ पर देखा रहा, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पहले ना एरर क्रिएट करेगा, तभी तो आप मुझे डिफाइन करते हैं इंट साइज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो यहाँ पर साइज है ना वो इंटीजर टाइप का होगा, मैं यहाँ पास करूँगा, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। वही चीज़ जैसे हम एक मैक्रोस इस्तेमाल करते हैं जब हम, ठीक है ना, या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे देखें साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखें करेक्टर जा रहा है, यहाँ पर 10 जा रहा है, इसका मतलब कि ये 10 किस में आकर सेव होगा, इस साइज में आकर सेव होगा, फिर साइज यहाँ पर आकर लिखा जाएगा, क्लियर हो गया। और ये टी यहाँ पर क्या है, ये करेक्टर आ रहे हैं यहाँ पर ऐसा करके, क्लियर, ठीक है। वो टप्लेट वगैरह तभी मैंने आपको उस टाइम में पढ़ा दिए थे, ताकि आपको बाद में आके ईजिली सारे काम हो जाए आपके, क्लियर। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या डिफ़ॉल्ट नॉन टाइप पैरामीटर, ये भी मैं कर चुका हूँ, मैं ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ कि मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर लिख दिया इंट साइज किलो 10। अब मैंने यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन के वक्त मैंने सिर्फ करेक्टर भेजा है, मैंने सिर्फ से क्या भेजा यहाँ पर करेक्टर भेजा, करेक्टर कहाँ पे आगे सेव होगा, यहाँ पे आगे सेव हो जाएगा, लेकिन इसका सेकंड पैरामीटर नहीं भेजा। सेकंड पैरामीटर अगर मैंने नहीं भेजूंगा तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट जोन सी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10, यानी कि अगर मैं आपको कोई वैल्यू भेजूंगा तो फिर यहाँ पे आके उसको रिप्लेस कर देगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कोमा लगा के भेजा है 12, मैंने तो कोमा लगा के भेजा है 12, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ मैंने कुछ भी नहीं भेजा, मैंने अब सिर्फ करेक्टर आ रहा है, करेक्टर किस में सेव होगा, इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है ना, किस में सेव होगा, इसमें सेव होगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू किसकी होगी, 10 की होगी, जो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली साइज के अंदर सेव हो जाएगा, फिर साइज यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर हो गया। इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट नॉन टाइम पैरामीटर, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट टाइप पैरामीटर भी हम सही कहते हैं कि जो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर नीचे इनिशियलाइजेशन के वक्त मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर, तो जोन्स डाटा टाइप होगी यहाँ पे लिखी हुई होगी, जिसमें आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ मैं, ये इम्प्लीमेंट करके दिखा चुका हूँ मैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये लेक्चर नंबर 38-39 सॉरी 38-39 कह रहा हूँ मैं, ये मेरे ख्याल 36-35 में ऐसे था, ठीक है ना, इसको समझाया था पूरा का पूरा मैंने चीज़। आगे मैं लेक्चर में 37, लेक्चर में 37 में हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन ऑर्डर। रेजोल्यूशन ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है ना, जो स्पेशलाइजेशन का तरीका होता है कि जो कंपाइलर क्या चीज़, कंपाइलर जो है स्पेशलाइजेशन को कैसे डिटेक्ट करता है, उससे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर बने हुए एक ये बना हुआ, वापस ये बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या एक नॉर्मल बना हुआ है, इधर हमारे पास क्या है
एक जनरल फॉर्म बनी हुई है, ठीक है ना, एक हमारे पास क्या है, ये भी जनरल फॉर्म बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पॉइंटर आ रहा है, लेकिन अब जनरल फॉर्म जा रही है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, पार्शियल स्पेशलाइजेशन। ये जहाँ पर जनरल फॉर्म है ये वाली पार्शियल बन जाएगी, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया। यहाँ पर पूरा बताया भी, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सा पार्शियल है, कौन सा वो है, कौन सा, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास देखें हमारे पास क्या है, इधर जो करेक्टर वाला ये हमारे पास क्या था, कंप्लीट चला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला कंप्लीट वाला ये, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, पार्शियल चला गया। पार्शियल क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है ऊपर इधर नॉट जनरल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक पॉइंट टाइप आ रहा है, ठीक है ना। सेम बैठे यहाँ पे इधर आ गया जनरल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अच्छा जी, ये चीज़ें वही चीज़ बताई हुई यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बता दिया मैंने कि तीन यहाँ पे ऐसा क्यों है, कंपाइलर कैसे डिटेक्ट कर रहा है, कैसे डिटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पे जो बता रहे हैं कि ये जो पॉइंटर है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर नहीं बना हुआ था, इसके से ये हमारे पास पार्शियल और पे कंप्लीट या फिर जनरल में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, जाके हमारे पास है फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मैंने आपको क्या बताया था, सेम नाम के फंक्शन होंगे लेकिन डिफरेंट पैरामीटर के साथ, सेम नाम के फंक्शन होंगे डिफरेंट पैरामीटर के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म बनी हुई है, जैसे कि आम फॉर्म बनती होती है, फॉर्मेशन बाय यूजिंग ऑफ टेम्पलेट फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या पास हो रहा है, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन फंक्शन का नाम सेम है, फंक्शन का नाम सेम है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर। यहाँ पर एक डाटा पास हो रही है, यहाँ पे क्या पास हो रहा है, हमारे पास एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हमारे पास, इधर देखिए यहाँ पे एक और मजे की चीज़ है, वो क्या है कि जो हमारे पास सॉर्ट है, सॉर्ट की रिटर्न टाइप क्या होगी, यहाँ पर सब्जेक्ट होगी, सॉर्ट की हमारे पास रिटर्न टाइप की यहाँ पर आ रही है ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है वो भी ऑब्जेक्ट है, करेक्टर टाइप का। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन बनाता है जैसे हम बनाते होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑर्डिनरी फंक्शन होता है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, पार्शियल जनरल, ठीक है ना। जेनरिक टेम्पलेट जिसे हम कहते हैं, जनरल टेम्पलेट भी कहते होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी फंक्शन से हम क्या होता है, जो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते होते हैं, जिससे हमसे डाटा पास होती है, ठीक है ना। जो नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं ना, अक्सर हमने काफ़ी नए फंक्शन बनाए हमने अभी तक, ठीक है ना, नॉर्मल फंक्शन होते हैं। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट पास हो, जिसमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट पास हो। पार्शियल स्पेशलाइजेशन से क्या मुराद है, जिसमें हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट पास हो लेकिन विदाउट पॉइंटर। पार्शियल से क्या मुराद है, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो पास हो रहा है लेकिन विदाउट पॉइंटर, इसमें वहाँ पर पॉइंटर के साथ होता है, इसमें हमारे पास जो है ना विदाउट पॉइंटर होता है। जेनरिक टेम्पलेट से क्या मुराद है, जिसमें वापस एक नॉर्मल अरे आ रही है, नॉर्मल डाटा के साथ काम हो रहा है विदाउट पॉइंटर। अगर पॉइंटर इसके साथ लगा हुआ होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो ऑर्डिनरी फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर पॉइंटर नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे जेनरिक टेम्पलेट बना हुआ है। क्लियर हो गया, ये चारों चारों यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, आप इनको देख लीजिएगा लाजमी। क्लियर हो गया, अच्छा जी। आगे हमारे पास है टेम्पलेट एंड इनहेरिटेंस। अब हम इनहेरिटेंस और टेम्पलेट के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये चीज़ आपने पढ़नी है लाजमी, ठीक है। कि हमारे पास ये रूल्स हैं कुछ कि टेम्पलेट कैसे इस्तेमाल करनी है। अगर हमारे पास टेम्पलेट क्लास लिखी हुई है तो ड्राइव क्लास भी हमारे पास टेम्पलेट ही होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक टेम्पलेट क्लास है दूसरी वहाँ पर टेम्पलेट क्लास नहीं बनी हुई, ये वहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं कहलाते, ठीक है ना। इसमें वहाँ पर इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकती, एरर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे एक बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास टेम्पलेट है तो ड्राइव क्लास भी क्या होनी चाहिए, टेम्पलेट ही होनी चाहिए। क्लियर हो गया। जैसे आपने ड्राइव इन केस ऑफ जनरल टेम्पलेट क्लास, जनरल टेम्पलेट क्लास कौन सी है हमारे पास, ये वाली, ठीक है ना, टेम्पलेट क्लास टी, ठीक है ना। टेम्पलेट क्लास टी यहाँ पर आ गया, क्लास है टेम्पलेट क्लास टी यहाँ पे लिखा आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं क्लास ए के साथ भी टेम्पलेट है और हमारे पास बी के साथ भी टेम्पलेट है। क्लियर हो गया, वहाँ पर क्लास ए के साथ भी टेम्पलेट है और बी के साथ भी टेम्पलेट है। अब यहाँ पर देखो दोनों के सेम पैरामीटर, इधर भी सेम पैरामीटर है, तो हमारे पास क्या होगा, इसके साथ भी टी लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के साथ जो है ना हमारे पास सेम डाटा पास होगी। क्लियर हो गया। अगर मैं इंटीजर लिख रहा हूँ मैं तो इसकी भी इंटीजर होनी चाहिए, अगर इधर इंटीजर लिख रहा हूँ मैं तो वहाँ पर दोनों की इंटीजर होगी ऑटोमेटिकली। क्लियर हो गया। ये वापस क्या था, जेनेरिक टेम्पलेट। अब वहाँ पे पार्शियल के साथ हो गया, पार्शियल में क्या है, एक टेम्पलेट बनी हुई इस तरह करके, और वो मैंने टी यहाँ पे क्या कर दिया, एक पॉइंटर आ रहा है, एक यहाँ पर नॉर्मल है, इसे हम कहते हैं पार्शियल कहते होते हैं। जिसमें वापस क्या है,
हमने डिक्लेयर तो किया नॉर्मल के तौर पर, लेकिन एक हमने यहाँ पर पॉइंटर क्रिएट कर दिया इसको, ठीक है ना, और एक हमने यहाँ पे पास कर दिया नॉर्मल को हमें, जिसकी वजह से एक इसमें कन्वर्ट हो गया पार्शियल की वजह से। मैंने आपको अभी समझाया था मैंने, पार्शियल, जनरल, जनरल और क्या चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ यहाँ पे, पार्शियल स्पेशलाइजेशन कैसे क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे हमारे पास है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, या फिर उसको हम ऑर्डिनरी क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी है, ठीक है ना, एक हमारे पास क्या बनी हुई है, एम्प्टी बनी हुई है, ठीक है ना, और एक हमारे पास क्या है जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ पैरामीटर पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर क्रिएट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्या कोई भी पैरामीटर इसके अंदर पास नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी हमने इसके अंदर वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो हमारे पास ये एक एरर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। वो क्या एरर क्रिएट करेगा अभी, डिराइव क्लास इज टेकिंग लेस पैरामीटर देन बेस क्लास, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो टी है यहाँ पर हमारे पास नहीं लिखा हुआ। अब सपोज करें मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, तो फिर एरर आएगा कि टी अनडिफाइंड। टी अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि मैंने इसके अंदर टी लिखा ही नहीं मैंने, तो ये टी कहाँ से आ रहा है, तो ये टी कहाँ से आ रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होगा। क्लियर क्लियर हो गया आपको। अच्छा जी, आगे यहाँ पर डेरिवेशन केस ऑफ अ पार्शियल स्पेशलाइजेशन क्लास, ठीक है, जिसमें आप जो है ना आप कह सकते हैं ये कि हमारे पास आ जाएगा, ये टी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, एक टेम्पलेट क्लास इसकी बनी हुई है, ठीक है, और टेम्पलेट क्लास इस वाले की बनी हुई है, किसकी, इस वाले की बनी हुई है, बी के साथ भी बनी हुई है यहाँ पर सीधी, ठीक है ना, इस तरह करके। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्लास है, एक क्लास ए है और एक क्लास ए के साथ है पॉइंटर, ठीक है ना, जिसकी वजह से किस पर कन्वर्ट हो गया है, पार्शियल के अंदर। मैंने आपको पहले बताया था, आगे यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ उसके साथ पॉइंटर आ जाए तो हम इसके अंदर पार्शियल करते होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास हो गया पूरी चीज़, और एक पॉइंटर आ रहा है, एक यहाँ पर सेंटी आ रहा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ऐसी यहाँ पर चलती रहेंगी, ठीक है ना, सब चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं, यहाँ से लेकर ना ये लेक्चर 37 यहाँ तक सारा का सारा ऐसे ही है, जिसमें आप पार्शियल कंप्लीट बताया है, कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। अगर आपको सब क्लियर हो गया होगा, आपको ये चीज़ें प्रोग्राम वगैरह भी आ चुके होंगे ये वाले, ठीक है। लेक्चर 38 में क्या टेम्पलेट एंड फ्रेंड्स है, टेम्पलेट्स एंड फ्रेंड्स हैं, यानी कि हम टेम्पलेट फंक्शन या टेम्पलेट क्लासेस को फ्रेंड फंक्शन के साथ, फ्रेंड क्लासेस के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने शुरू में काम किया, अभी हमने टेम्पलेट फंक्शन बनाया है, टेम्पलेट क्लासेस बनाया है लेक्चर नंबर 36 में, ठीक है ना। यहाँ पे लेक्चर नंबर 35 के अंदर बनाई है हमने, वही चीज़ यहाँ पर है। मैं आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन इसी वजह से नहीं करा रहा क्योंकि मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन पिछले लेक्चर की वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, जैसे क्लास ए है, यहाँ पर क्लास ए है ना वापस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट क्लास बनानी स्टार्ट करके, टेम्पलेट क्लास का फायदा क्या होगा, जो टी है ना यहाँ पर जो पैरामीटर पास करूँगा इधर से, वो सब के लिए क्या होगा, एक ही काम करेगा, यानी कि डाटा यहाँ पर लिखे इंटीजर, तो इंटीजर जो है ना हम यहाँ पर हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखे लिखा फ्रंट ए, फ्रंट ए का मतलब क्या है, जो क्लास ए की चीज़ें हैं ना वो किसके अंदर कंबाइन हो चुकी हैं, क्लास बी के अंदर। ये हमारे पास सी एस 201 का कॉन्सेप्ट है, और सी एस 304 की शुरू में भी हमने चीज़ें पढ़नी हुई है वाली कि फ्रंट फंक्शन क्या होते हैं, फ्रंट क्लासेस क्या होती है। सी एस 201 में भी हमारे पास ये चीज़ें वगैरह थी, ठीक है ना, फ्रंट क्लासेस और फ्रंट फंक्शन वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा फ्रंट ए, इसका मतलब क्या है, जो क्लास ए के अंदर चीज़ें होंगी वो सारे की सारी आ चुकी हैं क्लास बी के अंदर ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने कह दिया इसका दोस्त है, फ्रेंड है ये, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे देखा टी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस टी को ना मैं इनडायरेक्टली क्लास ए के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इसका फ्रेंड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जरा, इंटीजर इंटीजर आई बी, यहाँ सी बी लिखा हुआ है, आई बी टू डाटा, और यहाँ पे सी बी टू डाटा। इससे क्या होगा, हमारे पास जो 5 है ना, जो ये जबकि ये वहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल है, इसको मैं बाहर कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको फ्रेंड बना चुका हूँ मैं। ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्रेंड बनने की वजह से, क्लास ए फ्रेंड बनने की वजह से यही पब्लिकली में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अगर मैं फ्रेंड यहाँ पर इस्तेमाल करूँ तो ऑटोमेटिकली पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं फ्रेंड नहीं इस्तेमाल करूँगा तो प्राइवेट ही रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये इसके अंदर थोड़ा बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये वाला, जो शायद थोड़ा बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर पब्लिक लिखा नहीं है, तो पब्लिक में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये पब्लिक में कन्वर्ट इस तरह हुआ है क्योंकि यहाँ पर लिखा फ्रंट ए, फ्रंट ए लिखा हुआ है। फ्रंट का मतलब है क्लास ए में जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे पास ये भी थोड़ा बहुत पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको हम बाहर भी एसेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखा ना, एसेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, जब यहाँ पे देखे दे रहा है हमारे पास, अगर एक फंक्शन बना है हमारे पास, ठीक है ना, डू समथिंग लिखा है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसके ज़रिए भी हम वेरिएबल को एसेस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल यहाँ पे एसेस हो रहा है इस तरह करके,
क्लियर हो गया। तो उसको हम जैसे कि हम आप रूटीन में करते होते हैं फंक्शन के अंदर वेरिएबल सेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, सेटर गेटर क्रिएट करके, ठीक है। आगे हमारे पास क्या रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 पे क्या आता है, हमारे पास उसको फ्रंट क्लास बना के, ठीक है ना, उसके जरिए हम काम कर सकते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या है कि ना हम जो है ना सिंपल सा डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के जरिए हम उसको पूरे के पूरे क्लास को कवर कर लेंगे, क्लास ए और क्लास बी को पूरी कवर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें ज़रा, एक लिखा हुआ टेम्पलेट क्लास यू, ठीक है ना, ये यू कहाँ पास हो गया, डू समथिंग फंक्शन के अंदर पास हो गया। एक लिखा हुआ है टेम्पलेट क्लास वी, ये वी है किस में पास हो जाएगा, यहाँ पर फ्रंट फंक्शन ए के अंदर, ठीक है ना। ये वी कहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा। लेकिन ये वी यहाँ पर इसलिए डिक्लेयर किया ताकि हम बता सके कि हम क्लास ए के अंदर कोई ना कोई एक डाटा टाइप पास करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट क्लास टी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा फ्रेंड वाइड डू समथिंग, यानी कि जो मैंने बाहर फंक्शन बनाया था ये वाला, ये भी हमने कहाँ पास कर दिया है, डू समथिंग के अंदर, ठीक है ना। जो यहाँ पर लिख दिया ना सर, डू समथिंग यहाँ पर बना दिया, और ये टी कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ये टी कहाँ पर जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर डाटा पास हो रही है इधर से, यहाँ से इधर जा रही है डाटा टाइप, ठीक है ना, तो हमारे पास वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। सेम एट जो टी है यहाँ पे लिखा हुआ है ए के पास, ए के पास यहाँ पर है वी है, तो जब यहाँ पर कोई डाटा टाइप आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चली जाएगी, और जो वी है जो यहाँ पे लिखा होगा वी, वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो डाटा टाइप हमने पास की हुई होगी वहाँ पर जगह लिखी जाएगी। क्लियर हो गया। ये एक रूल नंबर 2 होता है कि फ्रंट फंक्शन के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है हमने टेम्पलेट को, ठीक है ना। जैसे कि आप देखें जरा, वहाँ पर यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट टी बनाया हुआ हो, ठीक है ना। अच्छा यहाँ मैं देखें जरा, हमारे पास यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट क्लियर डिक्लेयर हुआ होगा ना, अगर हमारे पास क्या होगा, एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना होगा और इसके अंदर लिखा होगा टीचर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाला ही आ सकता है। अभी यहाँ पर देखें इंटीजर आई कैरेक्टर सी, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इसका फंक्शन बनाया हुआ है हमने ये वाला वही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें, अगर इंटीजर यहाँ पर जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही जाएगा। अगर हमारे पास करेक्टर है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करेक्टर ही जाएगा। क्लियर हो गया। हम यहाँ से फंक्शन से ना, यहाँ से डाटा पास कर रहे हैं, वैल्यू यहाँ पास करें, फंक्शन को दे रहे हैं, फंक्शन के जरिए हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस के बाद भेज रहे हैं। क्लियर हो गया। इसका ये फ़ायदा होता है टेम्पलेट क्लासेस का, टेम्पलेट फंक्शंस का, कि हम इसके अंदर डायनामिक डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एट ए टाइम इंटीजर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, करेक्टर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ सेम फंक्शन के साथ, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, सेम अगर मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यहाँ पर देखें, अगर मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखा यू लिखा हुआ है ना, इधर मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, यानी कि मैं इसका डायनेमिक डाटा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। अब सपोज कर ले मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी इंटीजर, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे इंटीजर ही पास कर सकता हूँ, करेक्टर पास नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है, वही चीज़ फंक्शन और थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना, एक और रूल बताया हुआ है, इसमें वापस क्या है, बी लिखा हुआ है, क्लास बी लिखा हुआ है, उसको इंटीजर, एक हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो क्लास बी है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही इस्तेमाल होगा, उसके अलावा इंटीजर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर करेक्टर पास करने की कोशिश की तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। क्लियर हो गया। इससे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट एंड फ्रंट क्लासेस पर लगा। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेम वैसे ही रूल है जैसे कि रूल नंबर 2 1 में किया भी हमने, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ना, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है जैसे वहाँ पर रूल नंबर 3। अगर आपको रूल नंबर 3 आ जाएगा, आपको पहले ऐसा मैं करता हूँ, आपको समझा देता हूँ मैं, ताकि आपके लिए ईजिली हो जाए, ठीक है ना। जो ये लेक्चर के यानी जिनका कल पेपर होगा वह पे आज पेपर होगा शाम को रात को, ठीक है ना, उनके लिए आसानी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कि बना फ्रंट फंक्शन क्लास, ठीक है ना, हमारे पास क्या है कि एक ये बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, क्लास बनी हुई, ठीक हो गया। एक बी यहाँ पर पास होगा, क्लास के पास कौन सा पास होगा, टेम्पलेट वी पास होगा, और यू किसके पास हो रहा है, फंक्शन के पास हो रहा है, आपने याद रखना है, ठीक है ना। टी कहाँ पास हो रहा है, बी के पास, टी कहाँ पास हो रहा है, बी के पास। अब यहाँ पर देखें जरा, मैंने जो है ना यहाँ पर डब्ल्यू पास कर दिया फंक्शन के पास, ये कौन सा फंक्शन है, ये वहाँ पर टेम्पलेट फंक्शन है, डू समथिंग के बाद मैंने एक डब्ल्यू पास कर दिया इस तरह करके, ठीक है ना। और सेम एट यहाँ पे जो क्लास एस है, क्लास एस मैंने किस में पास कर दिया, फ्रंट क्लास ए के पास, ठीक है ना। ये भी एक तरीका होता है काम करेंगे, बाहर भी मैंने डिक्लेयर कर दिया, अंदर भी डिक्लेयर कर दिया। इससे हमारे पास चांसेस क्या होते हैं, 100% होते हैं कि 100% वहाँ पर डायनेमिक वर्किंग होगी। जबकि रूल नंबर 2 3 1 में क्या होता है, थोड़ा बहुत 90% या 80% होता है कि वो काम करेगा, वरना काम नहीं करता होता है, ठीक है ना। इसमें आप 100% चांस होता है कि काम करेगा।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए यू यहाँ पर पास हुआ है, ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, टेम्पलेट क्लास बनी हुई है, टेम्पलेट फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे बी इंट आई बी बना हुआ है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना है बी क्लास का जिसमें आप इंटीजर टाइप जारी होगी, उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही टाइप का बनेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता। अगर मैंने यहाँ पर जो है ना कैरेक्टर टाइप भेज दिया तो मसला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ठीक है, अब यहाँ पर कैरेक्टर टाइप अगर भेजूंगा ना, कैरेक्टर टाइप क्या होगा, ये कॉल कर देगा। यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, डू समथिंग, ये भी तो लिखा हुआ है, ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इधर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, फंक्शन ओवरलोडिंग का। क्यों? क्योंकि हमारे पास इधर ये फंक्शन भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू पास हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यू पास हुआ है लेकिन अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई मैंने अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ठीक है ना। अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई हुई कि मैं यहाँ पर सिर्फ इंटीजर पास करूंगा, अदरवाइज यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरी टाइप्स आ जाएगी, अगर कोई दूसरी टाइप आ भी गई तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फंक्शन रन होगा, ये नहीं रन होगा। फिर वो ऑटोमेटिकली ना कंपाइलर क्या करेगा, ये वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा और हमारे पास वर्किंग करेगा। यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल जा रहा है, एक कैरेक्टर टाइप भी जा रहा है इधर, ठीक है ना, दोनों अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि जब कैरेक्टर टाइप आएगा तो उस टाइप पे ये चलेगा, जब हमारे पास इंटीजर टाइप आएगी तो इंटीजर टाइप यहाँ पे ये चलेगा। क्लियर हो गया? जी। आगे हमारे पास क्या है, एक रूल आगे से मैं एक और रूल आगे, रूल नंबर 4 आपने खुद करना है एज अ प्रैक्टिस, ठीक है ना। आगे हमारे पास लक्ष्य में 39 में स्टैटिक मेंबर का काम करेंगे, ठीक है ना। लक्ष्य में 39 में वापस गेट स्टैटिक मेंबर आ गया। स्टैटिक मेंबर का मैंने आपको बताया था कि ये डिस्ट्रॉय तब तक नहीं होता जब तक हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, कंपाइल होकर रन होकर एग्जीक्यूट होकर ना, तब तक हमारा पूरा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो स्टैटिक फंक्शन की मेमोरी एलोकेट रहती है। क्लियर हो गया? जिसकी मैं आपको काफ़ी लंबी ऐसे कहते हैं लंबा चौड़ा लेक्चर बनाते हैं, 2 लेक्चर से भी बात हुई थी मेरे ख्याल से 15 या फिर 14 या 16 के दरमियान का लेक्चर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि टेम्पलेट क्लासेज या टेम्पलेट फंक्शन को हम स्टैटिक मेंबर स्टैटिक फंक्शन के साथ कैसे हैंडल करते हैं। बहुत ही ईजी है, मसला कोई नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। बने बनाए हुए फंक्शन रखे हुए, साथ साथ आउटपुट भी दिए हुए, क्या पास का आउटपुट क्या आएगा, तो मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एक टेम्पलेट क्लास बनी हुई है, टेम्पलेट क्लास टी यहाँ पे पास हुआ है, ठीक है। ये आप लिखा स्टैटिक इंटीजर डाटा स्टैटिक वॉइड डू समथिंग, यानी कि हमारे पास इधर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। आपने जब भी देखा आंसर लगा हुआ है, या तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या फिर कोई ना कोई स्वैपिंग का सीन बन सकता है। स्वैपिंग में भी हम एड्रेस के साथ काम करते होते हैं, ठीक है ना। स्वैप का मतलब क्या होता है, वैल्यू इंटरचेंज करना, ये पहले भी आपको बताया हुआ मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखना लाजमी होता है, अगर आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ ना, स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा आपने इस तरह से लिखना है, उसको इक्वल टू 0 रखना है। क्यों? ताकि उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू सेव हो जाए 0 के बराबर, ठीक है ना। जाहिर बात है मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू सेव करेंगे ना, अदरवाइज वो तो डैंगलिंग बन जाएगा, वहाँ मेमोरी तो मौजूद है उसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, डैंगलिंग कहते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर वैल्यू है उसका हमें एड्रेस नहीं पता कहाँ पर है वो, उसे भी डैंगलिंग कहते हैं। अब हमें एड्रेस पता है लेकिन उसमें कोई ना कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसे नल भी कहते हैं, अनडिफाइंड भी कहते हैं, उसे हम डैंगलिंग वैल्यू भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू है। क्लियर हो गया? कई बार उसके अंदर गार्बेज वैल्यू भी आ जाती होती है, ठीक है। अच्छा जी, स्टैटिक वेरिएबल का मैंने आपको बताया भी था शुरू में लेक्चर में 15 16 या 14 में, कि स्टैटिक वेरिएबल जो है ना उसके हमेशा वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर 0 पे लग दिया। अगर सपोज करें कोई ऐसा डायनेमिक के यानी कि पॉइंटर की वजह से हमें कोई ना कोई एड्रेस सेव भी हो जाए ना, उसको रिप्लेस कर दे वो 0 से, ठीक हो गया। आगे वहाँ पर देखें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए इंटीजर आई है, यानी कि वहाँ पर जो क्लास ए है उसके अंदर एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें आई ए डॉट डाटा 5, और जहाँ पर सी ए है यहाँ पर क्या डॉट डाटा 7 जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, इधर देखिए हमने जब उसको कैरेक्टर बनाया, हमने क्या किया, इसको कैरेक्टर बनाया, उसको क्या बनाया, इंटीजर बनाया, इसको कैरेक्टर इसको इंटीजर। लेकिन हमारे पास जो स्टैटिक है, स्टैटिक मैंने आपको क्या बताया था, ये वर्क ओनली वंस, हमारे पास जो प्रोग्राम के अंदर पूरा का पूरा सिर्फ एक ही मरतबा रन होता है ये, ठीक है ना, बार बार रिप्लेस नहीं होता। यानी कि जैसे कि वेरिएबल यहाँ पर लिखा है मैंने इंटीजर डाटा, नीचे भी एक मरतबा लिखा है इंटीजर डाटा, तो नीचे वाले इसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक में एक मरतबा मैंने बना दिया तो वो बन गया, ठीक है ना, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, मैं यही 2 वेरिएबल में इस ये वाले जो सेकंड ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख लिया तो फिर मैं दूसरे वाले को भी इंटीजर सेव कर सकता हूँ और कैरेक्टर भी सेव कर सकता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आंसर आ गया इसके अंदर, 5 7 आंसर आ गया इसका, ठीक है ना, सी आउट के जरिए।
क्लियर हो गया। ये काम होता है स्टैटिक का। स्टैटिक की यही तो बड़ी मजे की बात है कि हमारे पास जो है ना ऑन द होल डाटा चलता रहता है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटीजर टाइप का एक वो बना हुआ है, क्लास बनी हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तीनों के बाद हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू है, वहाँ पर आंसर क्या आएंगे देख रहे हैं इस तरह करके। अभी ऐसा क्यों है, ये हमारे पास जो है लास्ट वाले की जो डाटा टाइप क्या है 9 है। 9 यहाँ पर तीनों में क्यों आ रहा है, 9 तीनों में हमारे पास इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने बाद में जो है ना इसकी डाटा टाइप चेंज नहीं किया। हमने बाद में जो है इसकी डाटा टाइप चेंज नहीं की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर, ये देखे जरा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग वाला काम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। स्टैटिक के मेम्बर हमारे पास आपको बताया था कि कब वर्क करता है प्रॉपर तरीके से, जब हम इसको बाद में इनिशियलाइज करें। यानी कि हमने इसको इनिशियलाइज कैसे करना था। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास तीनों के तीनों इकट्ठे हुए हैं। अगर मैं इसको लिखते ना इस तरह करके, सपोज करें मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट करता हूँ मैं, यानी कि मैं इसको लिखता इस तरह करके, इसको मैं कैसे लिखता इस तरह करके, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ दोनों को, कट कर लिया मैंने, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे ही लिख देता हूँ मैं इसको ना, कंट्रोल प्लस जी कर लेता हूँ मैं। देना मसला करता है कभी कभार ना, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ में हमारे पास ये होता है क्योंकि इसमें अलग चीज़ देखनी पड़ती है हमें। अगर मैं उसको इस तरह कर लिखा ना ए, ठीक है ना, उसके बाद फिर इस तरह करके टीचर इस तरह करके, और फिर मैं लिख देता यहाँ पर आई बी, ठीक है ना। तो उस टाइम पर जो हमारे पास आई बी के अंदर वैल्यू सेव होती है ना, तो यहाँ पर वही आती है। जैसे कि आई बी के अंदर क्या वैल्यू सेव थी, अभी हमारे पास आई बी के अंदर जो वैल्यू थी वो है हमारे पास, आई बी के अंदर जो वैल्यू हमारे पास वो है, ओके, जिसको रिमूव करना पड़ेगा एक मतलब ना। अच्छा जी, अभी यहाँ पे देखें आई बी के अंदर की वैल्यू अभी 7 है। अगर मैं उसको नीचे करके लिखते हैं ना, यानी कि जैसे कि यहाँ पे एड टेक्स्ट ही कर लेते हैं इससे अच्छा हम, ठीक है ना, एड टेक्स्ट कर लेते हैं एडिट करने के बजाय। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करके, नीचे करके लिख लिया मैंने, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं लिखते हैं ऐसा करके ए, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है इंटीजर, ठीक है ना। आगे यहाँ पे क्या आता है फिर आई बी, इसका जो ऑब्जेक्ट करना हम आता है इस तरह करके लिखता है अगर मैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक न्यू क्रिएट हो गया। यहाँ से मैं रिमूव कर देता, इसको रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है ना। तो उस सूरत में यहाँ पर आई बी की वैल्यू यहाँ पे शो होती 7 होती, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए तीनों एक ही जगह पर इनिशियलाइज हुए, तीनों एक ही मरतबा इनिशियलाइज हुए हैं, तो हमारे पास स्टैटिक मेंबर सिर्फ एक ही मरतबा इनिशियलाइज होता है, आपको याद है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं पढ़ा चुका मैं कि हमारे पास स्टैटिक मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मरतबा इनिशियलाइज होता है, बार बार नहीं इनिशियलाइज होता, ठीक है ना। क्यों, ऐसा क्यों है, अभी आप बताइए एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही क्लास है, उसके मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर होगा ना, एक ही इनिशियलाइज होगा, ठीक है ना। अगर मुझे बार बार इनिशियलाइज करना हो तो फिर क्या करूंगा मैं, एक इंटीजर जो भी मैंने यहाँ पे न्यू बनाया था वो भी ए भी आई भी होता है, फिर एक और न्यू बनाता आई से के लिए वो भी बनता, क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे यहाँ पर कंक्लूजन एडवांटेज आ गया, रीयूजेबिलिटी, रीटाइबिलिटी, ठीक है ना। आपसे अच्छे तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है हमेशा, ये पूछ सकते हैं शॉर्ट वगैरह में, एमसीक्यू वगैरह में। आगे बात जेनरिक एल्गोरिथम रिविजिट, यानी कि जो हमारे पास एल्गोरिथम हमने पढ़े थे ना पहले, कौन से वाले, अरेज के, इसमें हमने चेक किया था कि इसमें आप ये वैल्यू आती है नहीं आती है, नहीं आती है नहीं आती। ये वापस कौन सा है, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में क्या होता है, हमारे पास पहले वैल्यू इंक्रीज होती है फिर बाद में शो होती है, ठीक है ना। यानी कि पहले वहाँ पर इंक्रीमेंट होता है फिर बाद में आउटपुट आता है इसका। पोस्ट फिक्स में क्या होता है हमारे पास, बाद पहले आउटपुट आता है फिर बाद में वहाँ पर इंक्रीज करता है वो। जेनरिक एल्गोरिथम रिविजिट में यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, डिफरेंस ऑपरेटर आता है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी ऑपरेटर आता है। ये 3 आपने याद रखने हैं हमारे पास, ये एमसीक्यू से पूछ सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना, अक्सर पूछ भी लेते होते हैं हमारे पास, ठीक है। आगे वापस क्या है, इसके अंदर एक क्लास बनी हुई है टेम्पलेट क्लास फैक्टर के टी के नाम से, ठीक है ना, एक पॉइंट टाइप बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर इंटीजर यहाँ पर इंडेक्स आ गया, ठीक है ना। हमने इसको इनिशियलाइज करना है 0 से, ये हमने याद रखना है। इसको इंडेक्स को हमेशा अरेज के लिए ना, अरेज के लिए हमेशा 0 से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि अब अरे कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो इसकी वजह से हम इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, ठीक हो गया। यहाँ पर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये यहाँ पर भी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है, ओवरलोडिंग हो रहा है यहाँ पर कौन सा, अरे के लिए, ठीक है। यहाँ पर गेट इंडेक्स हो रहा है, कांस्टेंट फंक्शन बना हुआ है। ये वापस क्या है, सेट इंडेक्स बना है जिसका हम अरे सेव करेंगे। ये वापस क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है कौन सा वाला, पॉइंटर को, ठीक है। उसके अलावा ये वापस क्या है, एक और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है जिसके अंदर वापस क्या है, नॉट इक्वल के लिए है, और ये एक और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है जिसके किसके लिए, एंड के लिए, ठीक है ना। 1 2
3 4, ये हमारे पास जो है ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ये हमारे पास का गेटर है, ये हमारे पास सेटर है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? ये यहाँ पास क्या दो कंस्ट्रक्टर है, एक वहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर है, एक यहाँ पास पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना? ये यहाँ पास क्या है, सबको इनिशियलाइज कर दिया। गेट के लिए आ गया इंडेक्स आ जाएगा, सेटिंग के लिए यहाँ पास क्या होगा, जितने यहाँ पास क्या होंगे इंटीजर के इंडेक्स होंगे उतने लिहाज से वो क्या करेगा, वो उसको सेट करता रहेगा अरे के अंदर। ठीक है ना? सेम एटी से यहाँ पास क्या होगा, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, सॉरी वो इसका नाम क्या था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस वाला, उसमें क्या होगा, इंडेक्स को क्या करेगा, प्लस करते रहेगा, उस पर उसका रेफरेंस सेट करता रहेगा, यानी कि उसका वेरिएबल का एड्रेस, उस इंडेक्स का, उस एरे के साइज का इंडेक्स सेंड करता रहेगा। ठीक हो गया? ये वो लिखा है हमारे पास। ठीक है? आप सोच रहे होंगे यार इस तरह के प्रोग्राम आने हैं पेपर में, टेंशन है। ठीक है? ये सिर्फ समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रोग्राम होते हैं पेपर में। वो अनडिफाइंड प्रोग्राम देते होते हैं अक्सर ही, कॉन्सेप्चुअल देते हैं, बस आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है। मैं हर हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट में यही कहता हूँ, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि यूनिवर्सिटी उन्होंने कॉन्सेप्ट ही देना होता है। ठीक है ना? उन्होंने कॉन्सेप्ट चेक करना होता है आपका, ये चेक करना आप लोग कितना रट्टा हुआ है इसके अंदर। ठीक है? यहाँ पर टेम्पलेट क्लास दिया आगे स्टार्ट करके हमारे पास वो चीज़, ये कौन सा आ गया, ये पॉइंटर वाले ऑब्जेक्ट को, पॉइंटर वाले साइन को क्या करें, ओवरलोड कर रहे हैं स्टार्ट करके, जिसमें आप इसका पीटीआर को रिटर्न करेंगे बस इसके अंदर। क्लियर हो गया? यहाँ पर बूल फंक्शन आएगा, चेक करेगा यहाँ पर जो साइज है, क्या फिर इसका जो इंडेक्स है वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो क्या ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा, वो वहाँ फॉल्स आ जाएगा। ठीक है ना? फॉर लूप में चेक करेगा जो यहाँ बस जो अरे बनी हुई है, क्या वो ऑब्जेक्ट के अरे के बराबर है नहीं, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है ना? बूल हमें आपको पता है, बूल से ट्रू और फॉल्स करता है। ठीक हो गया? यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या वेक्टर बना हुआ है इंटीजर टाइप का, जैसे यहाँ पर 3 जा रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि 3 अरे बनेंगे, एक अरे के अंदर 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना? 10 20 30 हमने वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ पे देखिए इंट बियॉन्ड, यहाँ क्या आप कह सकते हैं कि न्यू ऑब्जेक्ट बना है इसने, जिसके अंदर अब P4 आ रहा है, फाउंड 3 आ रहा है। ठीक है ना? ये खुद बता रहा है, ये आपके कमेंट्स हैं सारे के सारे, यहाँ तक ना सारे कमेंट्स हैं ये बोले। ठीक है ना? यहाँ बता रहा है फाउंड फाइंड इज इक्वल टू 4 बियॉन्ड 20, यानी कि जब 4 जो है यहाँ पे अगर 4 नहीं लिखा है यहाँ पर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा है 4। ठीक है ना? ये रोमन साइन में लिखा हुआ है, यहाँ पर रोमन साइन में नहीं आएगा, यहाँ पर क्या न्यूमेरिक फॉर्म में आना है। बियॉन्ड यहाँ पे वर्ड दिखा रहा है, बियॉन्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड ढूंढना है आपने, ये वर्ड आपने ढूंढना है, यानी कि ये यहाँ से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, ये वाला यहाँ से इधर पास कर दिया। 20 साइज होगा अरे का। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा, सबका गेट इंडेक्स आता रहेगा हमारे पास। ठीक है ना? क्लियर हो गया? जेनरिक एल्गोरिथम में क्या हमारे पास ये वही चीज़ आ रहा है कि यहाँ पर एक टेम्पलेट फंक्शन बनाया हमने इसके अंदर। ठीक है ना? यहाँ पर फाइंड करेगा पी स्टार्ट पी बियॉन्ड कॉन्स्टेंट टी। ठीक है? जब हमने यहाँ पास किया ना ये वाला, ये उसका एल्गोरिथम समझा रहा है। यानी क्या होगा, हमारे पास वाइल लूप चलता रहेगा जब तक यहाँ पे ये स्टार्ट ना हो, जब तक यहाँ पे फाउंड ना हो जाए। जहाँ पर फाउंड होगा वहाँ पे क्या होगा, ट्रू 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 हो जाएगा, जहाँ फाउंड होगा फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है ना? अगर उसको नहीं मिला कहीं पे तो फॉल्स आएगा, अगर उसको समझ ही नहीं है तो क्या आ जाएगा, हमारे पास अनडिफाइन आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि हमारे पास जो है ना मल्टीपल ट्रैवर्स सेल्स जो है ना, आप कह सकते हैं सपोर्ट नहीं करता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे मल्टीपल चेकिंग हो रही है, एक चेकिंग इसकी हो रही है, एक चेकिंग वापस इसकी हो रही है। ठीक है ना? इसमें वापस कभी कभार डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट होता है। यहाँ पर हम अनडिफाइन आ रहा है ना, वापस अनडिफाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या मालूम, इस वाले का इंडेक्स ज़्यादा हो, इस वाले का इंडेक्स कम हो, इस वाले के एड्रेसेस ज़्यादा हो, यानी कि इसके 10 एड्रेसेस हो, इस वाले के 5 एड्रेसेस हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये लूप 10 मरतबा चलेगा और 5 मरतबा क्या होगा, इसका अनडिफाइन यहाँ पर लिखा आ जाएगा। जैसे कि अब इसका साइज़ क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 साइज़ है। जो ये वाली अरे है इसका साइज़ कितना 4 है। ठीक है ना? और ये वाले अरे का साइज़ कितना 3 है, तो चौथे पे क्या होगा, अनडिफाइन आता रहेगा। अगर इसका साइज़ 5 होता है और इसका साइज़ 3 होता है तो क्या होता है, यहाँ पर 2 मरतबा अनडिफाइन लिखा आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो मेमोरी एलोकेट है ही नहीं, वो साइज़ है ही नहीं, वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी वजह हमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये यहाँ पर वो बता रहा है मल्टीपॉइंटर वैसे का ओवर एल्गोरिथम शो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर क्यों बता रहा है भी, क्योंकि ये अनडिफाइन आ गई यहाँ पर, ये अनडिफाइन की वजह से यहाँ पे बताया हुआ ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है ना? सपोर्ट ओनली अ सिंगल ट्रैवर्सल स्ट्रैटेजी। अब क्यों यहाँ पर देख रहे हैं, इतने सिर्फ और सिर्फ वर्किंग किया इसके लिहाज से, ट्रू 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 फॉल्स, सिंगल पहली बार है ना, सिंगल वाले चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ये सिंगल और जब मल्टीपल वाले चेक ही नहीं कर रहा है, ये वो बता रहे हैं, वो एल्गोरिथम ये वो बता रहा है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? सिर्फ मूविंग बियॉन्ड करा मोर देन वन वैल्यू इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है ना? सिर्फ बियॉन्ड ही करा उसने, उसने स्टार्ट को ज़्यादा फोकस नहीं किया। स्टार्ट फोकस क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसका एड्रेस और इसका एड्रेस में फ़र्क है। इसके 4 एड्रेस है, इस वाले के कितने एड्रेस है,
3 एड्रेस है, जिसकी वजह से एड्रेसिंग डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर एक डैंगली पॉइंटर क्रिएट होगी, इसके से आप आंसर क्या है आइडेंटिफाई। वो कह रहे हैं इसका एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, मैं यहाँ पर क्या रिटर्न करूँ, फोर्स रिटर्न करो, टूल करो, वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 39 तक। लेक्चर नंबर 36, 37, 38 एंड मैंने आपको पढ़ा दिए, मेरे सारे के सारे सारे बहुत ही ईजी थे, बहुत मजे के थे। लेक्चर नंबर 40 से सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, वहाँ पर कर्सर क्या होता है, उसके बाद इटरेशन क्या होता है, सब सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अपने मेरी वीडियो शेयर करें, ठीक है ना। और आपको मैं टास्क है कि आपने जो है ना मेरे पास ये अपनी तरफ से सब्सक्राइबर लाजमी लाना है, अपनी तरफ से एक सब्सक्राइबर लाजमी लाना है, सब्सक्राइब करना लाजमी है, वीडियो को लाइक करना लाजमी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।